मोदी सरकार है वो बस ये चाहती है कि कैसे अमीरों को और अमीर बनाया जाए ताकि हमें वोट बटोर सके और हमारी सरकार बनी रहे। अच्छाइयाँ होती तो हमें बुराइयाँ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा अमृतकाल उनका चल रहा है कि जो किसान है उन्हें वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। अगर इतने भ्रष्टाचारियों को वो पहचानते हैं कि वो चुन चुन के उन्हें कर रहे हैं तो वो खुद एक भ्रष्टाचारी होंगे, क्योंकि चोर को चोर ही जान पाता है। कह रहे हो मोदी जी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। मोदी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो नहीं है, लेकिन ये भी कहना ठीक बात नहीं होगी कि वो दूध के धुले हैं। वो भ्रष्टाचारी हैं क्योंकि कोई भी इंसान जो होता है ना वो दूध का धुला तो हो नहीं सकता। कभी ना कभी कोई इंसान जो है वो गलती करता ही है, और अगर मोदी जी ने गलती नहीं की है तो अपनी करेंसी चेंज नहीं करते, वो नोटबंदी नहीं करते। ये तो वही वाली बात हुई, चिट भी मेरा पट भी मेरा सिक्का मेरे बाप का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनका जब वो कहते हैं लेकिन उसका रियल मीनिंग भी भारत जलाओ पार्टी है। लॉकडाउन के समय उस समय सारे रोजगार बंद हो गए थे। सब कुछ बंद नहीं हुआ था। अडानी और अंबानी का जो कारोबार था वो दुगनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और 10 साल की सुहानी हमें मिली यहाँ पर। क्या बात है, आप इतनी नरेंद्र मोदी की बुराइयां क्यों करती हैं और अभी 10 साल की उम्र में इतना ज्ञान? अच्छाइयाँ होती तो हमें बुराइयाँ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमें बुराइयाँ मिल रही हैं तो उनमें बुराई होगी, जब भी तो हमें बुराइयाँ मिल रही हैं। अगर किसी इंसान में अच्छाइयाँ होंगी तो हमें अच्छाइयाँ मिलेंगी क्यों नहीं? उनमें अच्छाइयाँ है ही नहीं है, ऐसा नहीं कहते हैं या क्या अच्छाइयाँ हैं बताइए। अच्छाई तो कूट कूट के भरी है उनमें। वो इतना अच्छा हिसाब किताब कर लेते हैं, इतना अच्छा प्रॉफिट लॉस ढूंढ लेते हैं। हाँ, इतनी अच्छी चीज का हिसाब किताब, इस चीज का हिसाब किताब कि किसमें देश को प्रॉफिट हो रहा है, किसमें देश को लॉस हो रहा है, किसमें पूंजीपतियों को प्रॉफिट होगा और किसमें पूंजीपतियों को लॉस होगा। जनता का क्या? जनता कीड़े मकोड़ों की तरह है, इधर घूम रही है उधर घूम रही है। हमें क्या है, खाएगी तो खाएगी, पिएगी तो पिएगी, मरेगी तो मरेगी। उन्हें क्या है, वो तो अपने बंगले में रहेंगे। वो तो जनता को भाइयों बहनों परिवारजनों कहते हैं। जनता के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया, जनता के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, तो जनता को अपना घर परिवार कहते हैं। तो अगर इतना बड़ा उनका परिवार है तो वो अंबानी या फिर अडानी के बल पे प्रधानमंत्री नहीं बने होते, वो उनके बल पे बने और अब उन्हीं के घर को बढ़ रहे हैं। उन्होंने रेल को प्राइवेटाइज किया है और एयरलाइन को प्राइवेटाइज किया है। जो एयरलाइन है वो काफी सारा जो मुनाफा है वो उन्हें दे रही थी। इतने ज्यादा पैसे के जो एयरलाइन है उन्हें इतने सस्ते पैसे में देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने एयरलाइंस को प्राइवेटाइज कर दिया, मतलब जो जनता जो होती है अगर वो 10 पैसे में जा सकती है एयरलाइन से, अब उसे वही 10 पैसों को 100 रुपए दे के जाना पड़ेगा। और वो सारा पैसा सरकार की जेब में नहीं जा रहा है, वो सारा पैसा जो जा रहा है वो कॉर्पोरेशन घरानों के उसमें जा रहा है, जब वहाँ पे जा रहा है। मतलब एक व्यक्ति जो पहले से अमीर है उसे अमीर कब बनाने में लगे हुए हैं और जो गरीब है उन्हें और गरीब बनाने में लगे हुए हैं। ये कहाँ का न्याय होता है? अच्छी बात है ना, लिस्ट में नाम आ रहा है कि भारत में अमीर लोग रहते हैं। दुनिया के लिस्ट में जब जारी होता है तो उसमें आता है नाम कि भारत में अमीर लोग रहते हैं। कितने परसेंट रहते हैं? 10%, 90% का अंबानी अडानी जैसे लोगों के नाम आते हैं उसमें। अंबानी अडानी तो दुनिया के 10 टॉप अमीरों में से आते हैं। तो फिर ये बताओ जो 90% जो किसान है या फिर जो मजदूर है तो उसको बेस पे अगर देखा जाए तो भारत बहुत ही गरीब है, क्योंकि 10% से जो भारत है वो अमीर नहीं बन जाता। वो 90% ज्यादा तोले पे ज्यादा भारी है तो भारत एक गरीब देश हुआ। प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों को 2000 रुपये खाते में आते हैं, उन्हें हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाता है। अब कितना करें और कितना करें? 2000 में उनका घर चल जाता है। काम तो कर रहे हैं मजदूर किसानों के लिए, काम कर रहे हैं वो मजदूर किसानों के लिए, इतना काम कर रहे हैं, इतना अच्छा अमृतकाल उनका चल रहा है कि जो किसान है उन्हें वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। वो ये कह रहे हैं कि 2000 रुपए में किसका घर चल पाता है? मान लो उन्हें राशन मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है, वो फसलों को बेच रहे हैं। फसल उनके कितने दामों में बिक रही है? क्योंकि अभी मतलब जो जिसके लिए किसान आंदोलन हुआ था वो क्या कह रहे थे,
वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें बीज वगैरह दूंगा और तुम मुझे फसल देना, मैं उसे अपने मनमाने रेट में बेचूंगा और तुमसे मनमाने रेट में लूंगा। यानी अगर वो एक किलो जो आलू है वो 2 रुपए में लेते हैं और अगर उसे 200 रुपए में बेचते हैं तो किसका है, किसका फायदा हुआ? अंबानी अडानी का। उसमें किसान क्या करेंगे? वो 2000 रुपए जो 2000 रुपए हैं उससे वो कितनी बिजली ले पाएंगे? वो तो कहते कि किसानों के उद्धार के लिए बिल लाया था, किसानों को समझ में नहीं आई। किसानों के लिए उद्धार के लिए बिल लाया था तो फिर किसान समझ क्यों नहीं पाए? किसी को अपना फायदा नहीं दिखेगा। अगर मेरे को 50 रुपए मिल रहे हैं एक तरफ और एक तरफ कोई बंदा मुझे घुमा के कह रहा है कि मैं आज तुम्हें 10 रुपए दूंगा, कल मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा, फिर मैं तुम्हें 30 रुपए दूंगा, फिर मैं तुम्हें 40 रुपए दूंगा, तो मैं उस वाले बंदे के पास जाऊंगी ना, पहले 10, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कितने हुए? 100 रुपए। और वो बंदा एक बार में मुझे कितने रुपए दे देगा? 50 रुपए, और मेरे को उससे अपना हफ्ता चलाना है तो मैं 100 रुपए के वाले के पास जाऊंगी ना, भले ही वो कितना भी घुमा फिरा के कह दे, मेरे को अपना प्रॉफिट नहीं दिखेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर किसानों को अपना प्रॉफिट नहीं दिख रहा तो ये थोड़ी ना हो सकता, क्योंकि हर बंदा चाहेगा कि मुझे बेस्ट से बेस्ट मिले। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा नुकसान हो जाए, कोई मेरे आगे घर की चीज़ चोरी कर ले, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। सब चाहेंगे कि मेरे को मिले, जितना हो सकता है उतना मुझे मिले। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार पर काम कर रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर खत्म करने का काम कर रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार, अगर इतने भ्रष्टाचारियों को वो पहचानते हैं कि वो चुन चुन के उन्हें कर रहे हैं तो वो खुद एक भ्रष्टाचारी होंगे, क्योंकि चोर को चोर ही जान पाता है। क्योंकि एक नॉर्मल बंदा जो होता है वो तो भोला भाला सा होता है, वो कैसे पहचान पाएगा? एक बार 2 बार, मतलब 1-2 बार तुक्के में अगर वो पहचान ले तो बात है। चोर पुलिस की तरह चोर को पकड़ रहे हैं, पुलिस बन के अगर वो चोरों को पकड़ रहे हैं तो जो पुलिस होती है ना, उसे भी वो तभी डालती है जब उसे रिपोर्ट मिले। उन्हें कहीं पे से भी रिपोर्ट नहीं मिल रही तो वो कैसे पकड़ पा रहे हैं? इससे तो यही हुआ ना कि उन्हें पता है कि कैसे काले काम किया जाता है। जैसे हमारे स्कूल में एक लड़की थी, पहले वो बहुत छुट्टियां करती थी और अलग अलग झूठे रीजंस लगा देती थी। मैम मैंने इस वजह से छुट्टी की। एक बार किसी बच्चे ने ऐसी रीजन लगा दिया तो उसने साफ पहचान लिया। क्यों? क्योंकि वो चाहती कि उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो उसके मन में कैसा डर होगा, उसकी धड़कन कैसी होगी जब वो झूठ बोल रहा होगा। ठीक है, और मतलब मैंने कभी भी साइन कॉपी नहीं किया अपने मम्मी पापा के, और जो बच्चे साइन कॉपी करते हैं ना वो साफ पहचान जाते कि किसके साइन और कब किसने किए हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना कहीं ना कहीं तो उनकी राइटिंग अलग होती ही है, तो वो साफ पहचान जाते हैं। ऐसे कैसे पहचानते हैं? कई बार टीचर्स बच्चे के शक्ल देख के पहचान जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो होता है एक्सपीरियंस। आप कह रहे हो मोदी जी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं? मोदी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो नहीं है, लेकिन ये भी कहना ठीक बात नहीं होगी कि वो दूध के दूल्हे हैं। वो भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जो होता है ना वो दूध का दूल्हा तो हो नहीं सकता। कभी ना कभी कोई इंसान जो है वो गलती करता ही है, और अगर मोदी जी ने गलती नहीं की है तो अपनी करेंसी चेंज नहीं करते, वो नोटबंदी नहीं करते। करेंसी चेंज में क्या दिक्कत आ गई? वो तो काला धन वापस लाने के लिए किया था। करेंसी चेंज में मतलब ऐसे को तो कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन जो पैसे थे हमारे, वो सारे जो पैसे थे, वो जो नोट थे, जो नहीं बदल पाए वो नोट, उनके जो बैंक पे नहीं जा पाए, जिन्हें किसी भी वजह से नहीं जा पाए हो, उनके परिवार पे जो जितना भी पैसा था वो बैंक में नहीं बदल पाए। और उस वजह से अगर वो नहीं बदल पाए वो नोट्स, तो वो नोट्स क्या हुए, उनके धरे रह गए। अभी तो फिर से 2-3 दिन पहले लाइन लगी थी आरबीआई के पास नोट बदलने के लिए, 2000 के नोट फिर से बंद कर दिए गए। जिनके पास रह गए नोट, मतलब 2-3 दिन के अंदर किसी ने नोट वापस नहीं कर पाया। उनकी तबीयत खराब थी, उनका परिवार मतलब कहीं गया था, ठीक है, तो अगर वो नोट वापस नहीं कर पाए तब उनकी उतने पैसों की क्या हो गया, नुकसान हो गया। यानी जो गरीब था उसने 2000 के जो नोट थे वो इकट्ठे करके रखे हुए थे, अब वो 2000 के नोट चले गए, अब आरबीआई में दे भी नहीं सकते। अब क्या करेंगे वो लोग? अब उनके जो 2000 के, मतलब अगर किसी के पास 4 नोट भी थे तो उनका 8000 का नुकसान हो गया। आप इतना गुस्सा है मोदी जी से, और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं, आरक्षण दे दिया अब तो महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए उन्होंने आरक्षण दे दिया, बच्चियों के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले जो महिला पहलवान बैठे थे ना, वो बिल्कुल भी नहीं बैठे होते,
वो बिल्कुल भी नहीं बैठे होते, क्योंकि जो भाजपा है, ठीक है, बीजेपी जो पार्टी है, उसी के किसी एक नेता ने ब्रिजभूषण शरण सिंह, हाँ, ब्रिजभूषण चरण सिंह ने, सांसद जो थे भाजपा के, उन्होंने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया था। अगर उन्हें इतना ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का था, तो उनके खुद के नेता तो ये कम से कम नहीं कर रहे होते, भले आम जिंदा कर लेते। ये तो कहाँ का वो बात हुआ कि मतलब ये तो वही वाली बात हुई, चिट भी मेरा पट भी मेरा सिक्का मेरे बाप का। मोदी जी को बोलना चाहिए था इसको। मोदी जी को बोलना चाहिए था, जो मतलब पहले तो जब सुप्रीम कोर्ट का जज बदला गया तब उनकी एफआईआर दर्ज हुई है, और ये तो एक आम नागरिक का पहला हक होता है कि एफआईआर दर्ज करें। अगर उनकी एफआईआर ही दर्ज नहीं हो पा रही है महिला पहलवानों की, वो इतना जोर लगा रहे हैं मोदी जी, तो वो कहाँ से कह सकते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या फिर महिलाओं के लिए हम कुछ कर रहे हैं। उन्होंने उस वक्त एक बयान भी दिया था, महिला पहलवानों ने तमाम मेडल जीते हैं और वो बहा देने की भी बात कही थी। तब उसी सांसद ने कहा था कि ऐसे मेडल तो कौड़ियों के भाव बिकते हैं। ऐसे मेडल कौड़ियों के भाव बिकते हैं, कौड़ियों के भाव बिकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बिकते, लेकिन उसके पीछे जो वो मेडल उनके पास थे, उसके पीछे उनका खून मेहनत पसीना था, वो दूसरे खिलाड़ियों से जीत करके। क्योंकि अगर ये दूसरे देश में होता ना, मतलब अगर आप वैसे 100 मेडल भी ले लो ना, आपका कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपने मेहनत से वो एक मेडल भी जीत लिया ना, देशों में जाकर जीत कर भारत का परचम लहरा कर आई थी, भारत का परचम लहरा के आई थी। अब उनके मन पे क्या बीती होगी आप ये सोचिए, क्योंकि जब वो भारत का परचम लहरा ही रही थी, उनके मन में जो गर्व था वो सारा बह गया, क्योंकि उसी भारत के प्रधानमंत्री की जो पार्टी है, उन्हीं के सांसद ने, उसी पार्टी के सांसद ने जब उनके साथ ऐसा किया, तो उनके मन पे क्या बीती होगी आप ही बताइए। और जब जीत कर आई थी तब वही प्रधानमंत्री ने डिनर के लिए अपने घर पे बुलाया था, उनको शाबाशी दी थी। वो शाबाशी किसी काम की नहीं, क्योंकि उनके सांसद ने कह दिया, जब भाजपा के सांसद ने, कि वो जो मेडल है ना वो कौड़ियों के दाव पे बिकते हैं। लेकिन अगर आप उन कौड़ियों के दाव पे वो मेडल वहाँ पे लेने जाते ना, तो जो सामने वाला खिलाड़ी था ना, वो आपको 10,000 लाख करोड़ में भी वो मेडल नहीं देता, क्योंकि उस मेडल के पीछे उनका खून पसीना था। उस मेडल के पीछे उन्होंने न जाने कितनी तैयारी की थी, जब वो जाके वो मेडल ले पाई है। प्रधानमंत्री जो है आप ही जैसे महिलाओं को संसद बुला रहे हैं, आरक्षण दिया है, अब जो है महिलाएं संसद में बैठकर कानून बनाएंगी, संसद में बैठकर कानून बताएंगी, वो संसद में बैठेंगी, ठीक है, तो मतलब संसद में बैठने की बात हुई, लेकिन अब वहीं पे उन्हीं के सांसद वो कर रहे हैं। अब ठीक है, वो पहले जो महिलाएं थी उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था, धीरे धीरे वो भी हुआ, ये भी जो था वो कभी ना कभी तो नहीं था। और चलिए मोदी जी ने किया, उनकी तारीफ कर देते हैं कि मोदी जी ने महिलाओं को निकाला। अब जब महिलाएं निकल चुकी हैं, तो मतलब जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी, वो भी पहली महिला राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति, हाँ, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। मतलब उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया संसद में बैठने के लिए, लेकिन वो आरक्षण किसी काम का नहीं है। अगर उन्हीं के जो पार्टी के जो सांसद है, अगर वही ये सब काम करते, तो क्या भरोसा कि उस सांसद में बैठी उन्हीं के पार्टी के नेता लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करते, तो मोदी जी का इस जुमला से कोई फायदा नहीं है, आप यही कहना चाह रहे हैं? इस जुमले से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर कल को कुछ उस महिला सांसद के साथ उन्होंने वही अपराध कर दिया, तो ये कह देंगे कि हमने ही तो महिला सांसदों को लाया था, हम क्या करेंगे। वो ये एक तरीके से अपने फायदे के लिए ही इसे यूज करना चाहते हैं, उनके पीछे उन्हें देश के उद्धार का कोई भी उद्देश्य नहीं है। आप इतना सब कुछ कैसे, 10 साल की उम्र है आपकी, इतना सब कुछ कैसे जानती हैं? मोदी जी की तमाम नीतियाँ क्या कुछ कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को कैसे पहचाने, कैसे पता है आपको सब? जो उन्हीं की मीडिया होती है ना, जो उन्हीं की गोदी मीडिया होती है, मोदी मीडिया होती है, वो सारी जो उनकी न्यूज़ होती है वो अपने चैनलों पे डालती है, भले वो झूठे हो सच्ची हो, उसे घुमा फिरा कर डाल देती है। लेकिन मेरे को उन 10 सालों में, क्योंकि मैं पेट से ही जब मैं आंदोलन में आ रही हूँ, तो मुझे उन 10 सालों में इतना एक्सपीरियंस तो हो चुका है कि जो गोदी मीडिया से घुमाती है ना, वो दरअसल घुमा हुआ नहीं होता, उसके पीछे उनका एक अपना स्वार्थ होता है। क्योंकि अगर वो स्वार्थ नहीं होता ना,
तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह उनकी सरकार ना मतलब थोड़ी सी ही रह रही होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनका मतलब वो कहते हैं, लेकिन उसका रियल मीनिंग भी भारत जलाओ पार्टी है। आप किसान आंदोलन में भी थी? हाँ, मैं थी वहाँ पे। मैं इसलिए थी क्योंकि मेरे दादा भी किसान थे, तो अगर बाकी सारे जो किसान हुए उनको हक मारा जा रहा है तो मेरे दादा या फिर मेरे बाबा को कैसे छोड़ा जाए। और ठीक है, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि वहाँ पे जब मैं गई वहाँ पे एक अलग तरीके का माहौल था। सब लोग जो है वो परिवार की तरीके से थे, मतलब ये नहीं था कि ये मतलब मैं ये तुम दूर रहो, ये रहो, या फिर जो नफरत का था। मैं मोदी जी की इस बात पे कहती हूँ कि जब वो काले कानून को लाए ना, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, हरियाणा और पंजाब को बैचअप करवा दिया। अभी भी आप एक किसान आंदोलन में आई हैं जंतर मंतर पर, क्या कहेंगी? किसानों को इतनी तकलीफ है और वो कह रहे हैं कि हम किसानों को खुशहाल बना रहे हैं, किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं। किसी भी आम जनता को या फिर किसी भी बंदे को सड़क पे बैठने का शौक नहीं होता। इसका मतलब ये वो चीज़ नहीं है कि टाइम पास नहीं हो रहा, चलो आज यहाँ पे चलते हैं, चलो आज वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे धरना दे देते हैं। अपना गला फाड़ने का या फिर जो है यहाँ पे बैठ करके धूप में बैठ करके ना जो खून पसीना बहाने का, अपने हकों की मांग करने का किसी को शौक नहीं है। क्योंकि अगर उसकी बात होती ना, तो लॉकडाउन में जो प्रधानमंत्री हुए ना, वो बंगले में नहीं बैठे होते, वो भी कह रहे होते कि अभी टाइम पास नहीं हो रहा बंगलों में, चलो सड़क पे बैठ जाते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं। वो भी कहीं नहीं जा रहे थे, वो अपने बंगले में बंद थे, जहाँ पे जो सारी जो जनता थी वो अपने गांव में जा रही थी, क्योंकि वो भूख से तड़प रही थी। जो पैदल जा रहे थे, पैदल उन्हें बस नहीं मिल रही थी, क्योंकि सबको कोरोना का डर था। ऐसा नहीं कि कोरोना का डर नहीं था, लेकिन जो कोरोना का डर है वो एक तरीके से सीमित था, क्योंकि लॉकडाउन के समय उस समय सारे रोजगार बंद हो गए थे, जो ठेला टपरी थे सब कुछ बंद हो गया था, लोगों के खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो गांव वापसी कर रहे थे। सब कुछ बंद नहीं हुआ था। अडानी और अंबानी का जो कारोबार था वो दुगनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। सिर्फ समाज में दो ही वर्ग, अमीर और गरीब। और जो सारी सरकार है या फिर जो मोदी सरकार है, वो बस ये चाहती है कि कैसे अमीरों को और अमीर बनाया जाए, ताकि हमें वोट बटोर सके और हमारी सरकार बनी रहे। और जो गरीब है, जो 90% है, वो अगर उनसे छीन के अमीरों को दिया जाएगा, तो जो गरीब है अगर उनसे छीना जा रहा है तो वो और ही गरीब होंगे, अमीर थोड़ी ना हो जाएंगे। आप सिस्टम पर सवाल उठाती हैं कि सिस्टम पूरा खराब हो गया है, कैसा सिस्टम चाहती हैं आप? मैं ऐसा सिस्टम में आती हूँ क्योंकि अभी पूंजीवादी जो सिस्टम है, मैं उसे समाजवादी सिस्टम बनाना चाहती हूँ। यानी जो समाज है ना, जो जनता है, उसके आधार पे, यानी जो नेता है, हम नेता चुने, लेकिन जब पब्लिक को लगे कि वो नेता जो है मतलब थोड़ा सा भी घोटाला कर रहा है, तभी उसे कर ले। यानी ये कोई टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए कि वो 5 साल तक रहेगा ही रहेगा, और 5 साल के बाद जब वो वोट काउंटिंग होती है ना, उसमें भी कई बार जो है वो घोटाला कर देते हैं। ठीक है, मतलब वो वोट की बात नहीं है इसमें बात है कि जो मतलब एक व्यक्ति जो है वो पूरे देश का निर्णय ले सकता है। जैसे इमरजेंसी का कानून आया था, वो क्या सही कानून था, लेकिन वो कानून चला जब तक वो सरकार रही थी। उस कानून को हटाने के लिए भी काफी लोगों ने मतलब विरोध किया था, तभी जाके वो कानून हटा था। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे उसका सिस्टम हटा दिया ना इमरजेंसी का, ऐसे जो पूरा सिस्टम है ना उसी को बदल दिया जाए, पूरा सिस्टम बदल दिया जाए, ताकि जो अच्छे बुरे नेता भी है ना, वो भी अच्छा काम ही कर सके। जैसे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो कितने अच्छे नेता थे, उन्होंने जब तक रहे जब तक नहीं किया, लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया। उनको भी मतलब क्योंकि वो मंत्रियों का पेट नहीं भर पाए, तो मंत्रियों ने उन्हें हटा दिया। तो मतलब ऐसी सिस्टम को करना चाहिए जिसमें जो मंत्री है ना, वो अपना स्वार्थ ना देख पाए। जैसे मतलब मेरे घर में कितना बड़े, ये वाला सिस्टम ना हो। मैं प्रधानमंत्री का जो है उनके बैंक में कितना बड़े, उनके पास ये सिस्टम ना हो। मैं औरों को कितना दे सकता हूँ या फिर सबके पास कितनी इक्वालिटी हो, उस पर गौर होना चाहिए। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। पढ़ने में बहुत रुचि है?
पढ़ने में तो इतना मन नहीं लगता, लेकिन साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। तो ये 10 साल की बच्ची है और बातें सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी दिमागी तौर पर ये कितनी विकसित बच्ची है और प्रधानमंत्री की तमाम जो नीतियां हैं उसकी कितनी गहरी समझ रखती है। जिस वक्त लॉकडाउन के समय सब जानते हैं कि उस वक्त बेरोजगारी थी, सबके ठेले टपरे बंद हो गए थे, इस वजह से सब घर जा रहे थे। इन्होंने तुरंत बताया कि उस वक्त अमीरों की जो कंपनियां थी वो दुगनी रफ्तार से इनकम कर रही थी, गरीबों के लिए लॉकडाउन था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से समझाया सारा कुछ एग्जाम्पल देके। थैंक यू। पूरी बातचीत पर इनकी बात आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।